हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो यूपीजीआईसी फिजिक्स लेक्चरर एग्जाम के लिए 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का आज है लेक्चर नंबर 12 और ये आखिरी लेक्चर होगा। इसके बाद हम मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे और हमेशा की तरह अगर आप लोग यूके पीएससी लेक्चरर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो उस एग्जाम के लिए भी ये लेक्चर आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ HPRCA पीजीटी फिजिक्स के लिए, चाहे चंडीगढ़ जो पीजीटी का एग्जाम होने वाला है फ्यूचर में उसकी वैकेंसीज निकलने वाली है, तो उन सभी के लिए ये जो लेक्चर है यूजफुल होने वाला है। जो भी लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें पूछा गया है, एक नेटवर्क दिया गया है करंट का, है ना, और हमें जो आई करंट है वो बतानी कितनी होगी। तो अब देखो यहाँ करेंगे कैसे इसको। देखो ये 10 एम्पियर है, यहाँ पर ये सिमेट्री है तो यहाँ पर जो करंट जाएगी वो 5 एम्पियर और यहाँ पर भी जो करंट जाएगी 5 एम्पियर। अब यहाँ से 1 एम्पियर आ रही है, यहाँ से 1 एम्पियर आ रही है, तो यहाँ पर इस नोड के ऊपर टोटल जो बनेगी वो कितनी बनेगी, 6 एम्पियर। अब ये जो 6 एम्पियर है वो दो पार्ट में टूट रही है, 3 एम्पियर यहाँ चली जाएगी, 3 एम्पियर यहाँ चली जाएगी। अब यहाँ पर इस नोड के ऊपर देखो 5 यहाँ से आ रही है, 2 यहाँ से आ रही है और 3 यहाँ से आ रही है, तो यहाँ पर जो टोटल करंट हो गई वो कितनी हो गई, 10। 5 और 3 8 और 2 10, टोटल कितनी हो गई, 10। तो अब ये 3 एम्पियर यहाँ पर आ गई और 10 यहाँ से चली गई, तो टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी आपके पास कितनी, 13। तो आई जो है आई उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 5 + 2 + 3 और +3। तो 5 और 2 7 और 10, 3 10 और 3 13, तो टोटल जो करंट है वो कितनी हो जाएगी, 13 एम्पियर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो नेट करंट है वो कितनी आ जाएगी, 13 एम्पियर आ जाएगी। नेक्स्ट, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज एग्जीक्यूटिंग ऑसिलेशन अबाउट द ओरिजिन ऑन द एक्स एक्सिस। पोटेंशियल एनर्जी जो गिवन है u, वो कितनी है, वो है kx3। ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू गिवन है, k पॉजिटिव है। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बताना है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन a है, टाइम पीरियड हमें बताना है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी हो गई kx², और उसके बाद यदि मैं एम्पलीट्यूड की बात करूं तो एट x = a, तो x = a पर ये टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम के ऊपर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वहाँ 0 हो जाती है। तो यहाँ पर ये किसके बराबर हो जाएगा, ka³ के बराबर हो जाएगा। अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो टोटल एनर्जी है वो बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी TE जो है वो इक्वल हो जाएगी E - PE के। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं ½ mv² से। E जो है E, उसको मैंने लिखा किससे, ka³ से, और जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू किससे लिखी, kx³ से। तो यहाँ से v² किसके बराबर बना, 2k कॉमन आ गया अपॉन m, और ये हो गया a³ - x³। ये कितना बन गया, ये बन गया a³ - x³। तो v जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2k अपॉन m, √2k अपॉन m, और ये हो जाएगा a³ - x³। ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी के बराबर क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ से जो टाइम पीरियड है उसको हम प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, किसके, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में ये वाला जो पोर्शन है ये कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को हटा दिया, इसलिए मैं प्रोपोर्शनल लिख रहा हूँ। तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक कर दोगे, 0 से, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dx अपॉन, और ये √ ये कितना हो जाएगा, a³ - x³, a³ - x³। तो अब हम यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर x को हम मान लेंगे au, तो लेट x = au। तो यहाँ से dx जो है वो क्या बनेगा, a du। तो यहाँ से बाहर आ गया, a बाहर आ गया, और x की वैल्यू हमने au रखी है ना, x की वैल्यू au हो गई। तो ये हमारे पास हो गया 0 से a, dx की जगह du ये आ गया, और यहाँ पर x की जगह au रखा है, तो a³ जो है a⁻3/2, तो ये बाहर आ गया, यहाँ √ में रह गया 1 - u², क्या रह गया, 1 - u² रह गया यहाँ पर, ठीक। तो ये हो गया a और ये हो गया a⁻3/2। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, t = a⁻⁻1/2, a⁻⁻1/2, यानी कि t जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, एम्पलीट्यूड के।
तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। मॉड्यूलेटेड वेव का जो इक्वेशन है वो हमें ये लिखा हुआ है, जहां ई एम कॉस ओमेगा टी इज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ई सी कॉस ओमेगा टी करियर सिग्नल, एंड के ए इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन इज। तो डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन बताना है हमें, डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन। तो डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन को हम किससे लिखेंगे, एम से, और वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा, इसको देखो यहाँ से, के ए, ये हो जाएगा ई एम और अपॉन ई सी, यानी कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है जो कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के साथ लिखी हुई है, ये वाली किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स, मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट, टू स्प्रिंग्स ऑफ फोर्स कांस्टेंट K1 and K2 are connected in series combination, then the spring constant. तो for series combination के लिए क्या होता है, 1/k इक्वल्स टू ये होता है 1/K1 प्लस 1/K2। तो यहां से k जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट, if the tension and diameter of sonometer wire of fundamental frequency n are doubled and density is halved, then its fundamental frequency begins। तो fundamental frequency का सोनोमीटर के लिए फॉर्मूला होता है 1/2L √T अपॉन म्यू, जहां म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ। तो म्यू जो है उसकी वैल्यू हमें लिखनी है, तो ये किसके बराबर होगा, रो इंटू ए। भाई जो म्यू है वो क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है, तो मास पर यूनिट लेंथ। तो मास जो है वो किसके बराबर होगा, मास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो लेंथ का डिवाइड हो रखा है, तो यहां से कितना आ जाएगा, रो इंटू ए। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है इसको, रो इंटू ए। अब वायर है तो वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर और डायमीटर के फॉर्म में लिखेंगे तो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। तो ये हो जाएगा रो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। अब हमें यहां पर यह बोला गया है कि यदि डेंसिटी इज हाफ्ड, डेंसिटी को क्या कर दिया जाए, आधा, एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन आर डबल्ड, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो एन है उसको डबल कर दिया जाए, एंड डेंसिटी इज हाफ, देन इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बिकम्स। तो टेंशन और डायमीटर जो है उसको डबल कर दिया, टेंशन और डायमीटर को डबल कर दिया। तो गिवन है, गिवन क्या है कि जो टेंशन है उसको डबल कर दिया 2T, नई टेंशन, डायमीटर जो है नया उसको भी 2D कर दिया, और जो डेंसिटी है उसको, नई डेंसिटी उसको भी 2 हाफ कर दिया, उसको कितना कर दिया, रो/2। तो सबसे पहले तो म्यू प्राइम की वैल्यू निकालो। तो म्यू प्राइम कितना होगा, वो होगा रो प्राइम इंटू पाई डी प्राइम स्क्वायर अपॉन 4। तो यहां से म्यू प्राइम, रो प्राइम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रो/2, ये पाई/4, और यहां से डी प्राइम 2D हो गया तो 2D का स्क्वायर। तो ये जो है हमारे पास कितना बनेगा, ये 4 से 4 कटेगा, तो यहां से हो जाएगा μ/2, 2 म्यू सॉरी। यहां से इसका जब आप स्क्वायर करोगे म्यू प्राइम का, तो ये रो म्यू प्राइम ये बनेगा रो/2, और ये हो जाएगा पाई और डी स्क्वायर। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 2 म्यू, है ना, ये कितना हो जाएगा, 2 म्यू हो जाएगा। तो अब यहाँ इसको सिंप्लीफाई करो, तो एफ प्राइम अपॉन एफ, एफ प्राइम अपॉन एफ, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/2L से 2L तो कैंसिल होगा। यहां पर क्या आएगा, ये आएगा टी प्राइम अपॉन म्यू प्राइम, और यहां पर क्या आ जाएगा, म्यू अपॉन टी। तो टी प्राइम जो है उसकी वैल्यू 2T रखी हमने, म्यू प्राइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 म्यू हो जाएगी, और ये म्यू अपॉन टी ऐसा का ऐसा रहेगा, तो ये 1 बन जाएगा। तो जो फ्रिक्वेंसी है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, फ्रिक्वेंसी एज इट इज रहेगी, जो पहले फ्रिक्वेंसी थी वही फ्रिक्वेंसी अब रहेगी। तो इन चीज़ों को ध्यान से करना है ना, कि थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो फिर क्वेश्चन जो आंसर है वो अलग देने लग जाएगा, और जो तुम आंसर निकाल सकते हो वो ऑप्शन में भी यहाँ पर मिलेगा। तो ऐसे सिली मिस्टेक से बचना है, हालांकि मैं भी कर देता हूँ कई बार, पर बचना है उससे। जितना ज़्यादा कॉन्शियस रहोगे उतना ज़्यादा बच के चलोगे। अ पार्टिकल मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, फोर्स की जो वैल्यू है वो है Cx। वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, वर्क डन होता है F.dx, और जो इंटीग्रेशन होगा वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से x1 तक। तो 0 से x1 f की जो वैल्यू है Cx और dx,
तो यहाँ से बनेगा सी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये हो जाएगा 0 से x1। तो जो W है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 सी एक्स वन स्क्वायर। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन अ मैग्नेटिक निडल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड द निडल में एक्सपीरियंस। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर उसको टॉर्क भी मिलेगा और फोर्स भी मिलेगा। तो यहां पर क्या होगा, फोर्स भी होगा एंड टॉर्क भी होगा। तो यहां पर फोर्स और टॉर्क दोनों होंगे। और यदि यूनिफॉर्म फील्ड है तो यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, पर जो टॉर्क है वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो टॉर्क नॉन जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ म्यू एस, म्यू के एंड म्यू आर कोफिशिएंट्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। 3 फ्रिक्शन दिए, एक स्टैटिक है, एक काइनेटिक है एंड रोलिंग है। तो हमें बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, उसके बाद जो फ्रिक्शन होता है वो काइनेटिक, और सबसे कम जो फ्रिक्शन आएगा वो रोलिंग में आएगा। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन स्टैटिक, फिर काइनेटिक, फिर रोलिंग। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट, कपल कब प्रोड्यूस होता है। तो एक कपल है, कपल का मतलब हो गया कि एक फोर्स ये हो गया और एक फोर्स ये हो गया। तो 2 फोर्स है, तो फोर्स जो है वो एंटी पैरेलल हो और उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो। मैग्नीट्यूड इनका क्या हो, सेम हो, और इनके बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो। तो ये क्या करेंगे, ये घुमा देंगे इसको ऐसे। तो ये क्या करेंगे, ओनली रोटेशनल मोशन। तो कपल क्या प्रोड्यूस करेगा, रोटेशनल मोशन को प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट है, इफ द रेशियो ऑफ डेंसिटीज ऑफ 2 सब्सटेंस इज 5:6। 2 सब्सटेंस की डेंसिटी का रेशियो दे रखा है 5:6, और स्पेसिफिक हीट का जो रेशियो है S1/S2 वो दे रखा है 3:5। रेशियो बिटवीन हीट कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। तो हीट कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम को हम कैसे लिखेंगे, रो एस। हीट कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम को हम कैसे लिखेंगे, रो इंटू एस। तो C1:C2 ये पूछा है। तो यहां क्या करो, यहां इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यानी कि रो1 S1 और रेशो ये हो जाएगा रो2 और S2। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, 15, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना बनेगा, 30। तो यहां से आंसर आ जाएगा 1:2। आंसर कितना आ जाएगा, 1:2। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ जियो स्टेशनरी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ये तो रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन है, 7R आंसर आएगा। द मोशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय। पार्टिकल की जो मोशन है वो कितनी होती है, y = 4 sin ωt प्लस 6 sin ωt प्लस π/3। तो यहाँ एम्पलीट्यूड निकाल लो। तो A1 जो एम्पलीट्यूड है वो हो गया 4 और A2 जो एम्पलीट्यूड है वो हो गया 6 हो गया। A2 जो एम्पलीट्यूड है वो कितना हो गया, 6 हो गया। और जो एंगल की वैल्यू है थीटा वो कितनी हो गई, π/3 हो गई। तो यहाँ से एम्पलीट्यूड किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा A1² प्लस A2² प्लस 2A1 A2, और ये हो जाएगा cos π/3। तो A1 मतलब 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 प्लस 6 चौक 24, 24 दूनी 48, और cos π/3 मतलब 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 24 और 36, तो ये बनेगा 76। तो √76 की वैल्यू बतानी है। तो √76 अप्रॉक्सीमेटली 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, तो 8.71 के आसपास आएगा। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा सी। नेक्स्ट है, विच रिलेशन इज करेक्ट फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। तो फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक का मतलब होता है जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट हो। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए जो वर्क डन है वो कितना होता है, 0 होता है। वर्क डन कितना होता है, 0। और फर्स्ट लॉ जो है, फर्स्ट लॉ ये कहता है del Q = ΔU प्लस del W। तो del W की वैल्यू हो गई 0, तो del Q = कितना हो गया, ΔU हो गया। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट,
A split lens has two separate parts separated by y and a focal length is f. इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी है उसके, और उसके ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो 3f/2 दी हुई है. तो u की जो वैल्यू है वो हो जाएगी -3f/2. तो यहाँ लेंस फॉर्मूला यूज करना है आपको, लेंस फॉर्मूला. लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये होगा 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u. तो यहाँ से 1/v बराबर हो जाएगा 1/f प्लस 1/u. अब यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है. 1/v इक्वल्स टू 1/f और ये हो जाएगा 2/3f. तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एलसीएम 3f. तो ये हो जाएगा 3 - 2, तो ये हो जाएगा 1/3f. तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, v की, यानी कि इमेज की जो डिस्टेंस है वो आ गई, कितनी आ गई, 3f आ गई. फिर हमें निकालना है मैग्नीफिकेशन. तो मैग्नीफिकेशन बराबर होगा v/u. तो v/u के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 3f और ये हो जाएगा 3f/2. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा मैग्नीफिकेशन 2. अब यहाँ पर बोला है कि 2 हाफ में कर दिया, तो 2 हाफ जो है वो सेपरेट है y से. तो इमेज का जो सेपरेशन है, इमेज का सेपरेशन, तो इमेज सेपरेशन किसके बराबर हो जाएगा, my. तो m की वैल्यू आ गई 2, तो ये आंसर आ जाएगा 2y. तो आंसर क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा. नेक्स्ट है, अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 2.5 जूल पर टेस्ला इज फ्री टू रोटेट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज अलाइंड पैरेलल in a uniform magnetic field of 0.6 t. The work done to rotate the magnet slowly. तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, उस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -mb cos थीटा. तो इनिशियली जो थीटा है उसकी वैल्यू कितनी है, 0. इनिशियली थीटा 1 0. तो यहाँ से u1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -mb. उसके बाद फाइनल में क्या होगा, थीटा 2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा 2 की वैल्यू 60 डिग्री. तो यहाँ से u2 जो है वो कितना हो जाएगा, -mb/2, क्योंकि cos 60 1/2 होता है. तो जो वर्क डन है, वर्क डन किसके बराबर होगा, u2 - u1. तो यहाँ से u2 की वैल्यू -mb/2 और u1 माइनस, तो माइनस प्लस. तो यहाँ से जो डेल्टा w है उसकी वैल्यू आ जाएगी mb/2. ये किसकी वैल्यू आ गई, डेल्टा w की. तो अब यहाँ पर वैल्यू आपको डालनी है. तो m जो है उसकी वैल्यू दी हुई है आपको 2.5 जूल पर टेस्ला, 2.5, और b जो है उसकी वैल्यू दी हुई है आपको 0.6 और इसको डिवाइड कर दिया 2 से. तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा 0.75 जूल. क्या आंसर आएगा, 0.75 जूल, जो कि ऑप्शन हो जाएगा डी. नेक्स्ट है, अ साउंड सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर. एक साउंड सोर्स है, ये सोर्स हो गया और यहां पर हो गया ऑब्जर्वर. तो ये किसके पास जा रहा है, ऑब्जर्वर के पास जा रहा है. टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर विद 1/10 ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड. तो इसकी जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड की 1/10 है. तो रेशो ऑफ अपरेंट टू रियल फ्रिक्वेंसी, जब ये इसके पास जा रहा है तो इसको ज़्यादा सुनाई देगी फ्रिक्वेंसी. तो यहाँ जो फॉर्मूला यूज करोगे, f इक्वल्स टू वी साउंड f/v माइनस v, vs माइनस v. तो f प्राइम इक्वल्स टू f प्राइम अपॉन f निकालना है आपको. तो ये vs हो गया, ये हो गया vs, और ये दिया हुआ है आपको vs/10. तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 9, नीचे क्या बनेगा, 9 बनेगा. 10 माइनस, यहाँ 10 है ना, तो 10/4, 10/9. आंसर हमारे पास क्या बनेगा, 10/9, जो कि आ जाएगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट, इफ द रेडियस ऑफ HO 165 इज 7.7 फर्मी, देन द रेडियस ऑफ, यहाँ आपको फॉर्मूला यूज करना है R इक्वल्स टू R0 a⁻1/3. तो आपको रेशो निकालना है, रेडियस HE की निकालनी है. तो HE और ये हो गया HO, तो यहाँ से हो जाएगा AHE/AHO, और ये पावर कितनी हो जाएगी, 1/3. तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा, 4, और ये कितना है, 165, और इस पूरे की पावर कितनी है, 1/3. अब बिना कैलकुलेटर चलाए क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं. 1 मिनट रुको, कैलकुलेटर चलाते हैं. तो बिना कैलकुलेटर चलाए होगा नहीं. तो यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 / 165,
और इस पूरे की पावर निकालनी है हमें, है ना, 1/3 पावर 1/3 और इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 7.7 तो आंसर आएगा 2.22। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.22 फर्मी। हालांकि इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं मिलेगा अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। कैलकुलेटर अलाउ होगा तो मिल जाएगा और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तो वहाँ पर फिर आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। बहुत ईजिली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको कराया भी है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन बोला है, अ कैपेसिटर इज मेड ऑफ अ प्लेट ऑफ एरिया ए एंड अ सेकेंड प्लेट हैविंग स्टेयर्स लाइक स्ट्रक्चर। और फिर तीसरा भी स्टेयर, मतलब सीढ़ियाँ जैसे चढ़ते हैं वैसे ही चढ़ रहा है। तो हमें कैपेसिटेंस ऑफ द असेंबली बताना है। ये जो असेंबली है इसकी कैपेसिटेंस क्या बनेगी ये हमें बताना है। तो यहाँ पर ये वाला कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटेंस हो गई C1, ये C2 और ये C3। और जो इसका एरिया दिया हुआ है वो हर जगह एरिया कितना दिया हुआ है, A दिया हुआ है नहीं। तो कैपेसिटर इज मेड ऑफ अ फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया A एंड अ सेकेंड प्लेट हैविंग अ स्टेयर्स लाइक स्ट्रक्चर। द विड्थ ऑफ ईच स्टेयर इज A। हर एक स्टेयर की जो विड्थ है वो A है। और एरिया जो है वो कैसे होगा, टोटल एरिया जो है उसको डिवाइड कर दो। एरिया जो है A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू A3, वो कितना हो जाएगा, A/3 हो जाएगा। यानी कि तीनों का जो एरिया है वो 1/3 हो गया। पहले के लिए जो विड्थ है वो कितनी हो जाएगी, D हो जाएगी। पहले के लिए जो ये विड्थ है ये होगी D। दूसरा वाला यहाँ तक पहुँच गया तो इसके लिए जो विड्थ हो जाएगी ये हो जाएगी D + B। और तीसरा वाला और ऊपर चला गया तो इसके लिए जो विड्थ हो जाएगी D + 2B। तो ये जो विड्थ है ये कितनी हो जाएगी, D + 2B। तो ये हो जाएगा D + 2B। पहले वाले के लिए कैपेसिटेंस एप्सिलॉन A/D, तो एप्सिलॉन और एरिया हो जाएगा A/3 और अपॉन D, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन A/3D। इसी तरह से दूसरे वाले के लिए जब निकालोगे तो ये निकलेगा एप्सिलॉन A/3 और ये हो जाएगा D + B। और इसी तरह से तीसरे वाले के लिए निकालोगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन A/D3, एप्सिलॉन A/3 और ये हो जाएगा D + 2B। तो ये तीनों की हमारे पास कैपेसिटेंस आ गई। अब ये कनेक्शन जो है वो कैसा कनेक्शन है वो देखो। तो एक कैपेसिटर तो ये हो गया, एक कैपेसिटर ये हो गया और एक कैपेसिटर हो गया ये, है ना, 3 कैपेसिटर हो गए। तो ये 3 जो कैपेसिटर है ये बीच नीचे वाली प्लेट तो तीनों में कॉमन हो गई और ये ऊपर वाली ऐसे हो गई। तो ये जो कॉम्बिनेशन हो गया, ये कॉम्बिनेशन कौन सा हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट C है वो आ जाएगा C1 + C2 + C3। तो आंसर क्या आएगा, इन तीनों को ऐड कर दो तो ये और ये, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, A आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। नेक्स्ट, फॉर अ न्यूक्लियस ऑफ मास M कंटेनिंग Z प्रोटॉन्स एंड N न्यूट्रॉन्स द बाइंडिंग एनर्जी B इज डिफाइंड एज। तो मास डिफेक्ट या मास डेफिसिट, तो मास डेफिसिट का फॉर्मूला आप निकाल लो। तो मास डेफिसिट क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनाए उसमें से आपको जो पेरेंट है उसको माइनस करना है। तो क्या होता है, वो होता है Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन और N इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस जो न्यूक्लियर मास है वो माइनस करना होता है। ये मास डिफेक्ट आ गया। हमें निकालनी होती है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी बराबर होती है Δmc²। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ZmP प्लस ये हो जाएगा NMN माइनस M और मल्टीप्लाई कर दो C² से। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट, a compound microscope has a magnifying power of 100. When the final image is formed at infinite, the objective has focal length of 0.5 cm and tube length is 6.5 cm. The focal length of the eye. तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए जो फॉर्मूला लगेगा जब वो इनफाइनाइट पर बन रहा है तो LD/F0 इंटू FE। तो M की वैल्यू 100, लेंथ जो आपको दी है वो कितनी दी है, 6.5 सेंटीमीटर। तो ये 6.5 सेंटीमीटर और जो D है, D की वैल्यू आप 25 लोगे नियर पॉइंट। F0 ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ है वो 0.5 है, ये 0.5 आ गया। आपको निकालना है FE।
तो यहाँ से एफ ई जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, 6.5 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये बनेगा 162.5, 162.5 डिवाइड बाय 0.5 और अपॉन 100। तो इसको डिवाइड करो 0.5 से और फिर 100 से डिवाइड कर दो, तो आंसर आएगा 3.25। तो यहाँ से आंसर आएगा 3.25 सेंटीमीटर। तो आंसर आ जाएगा 3.25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, व्हेन अ गैल्वेनोमीटर इज शंटेड बाय 5 ओम रेजिस्टेंस द डिफ्लेक्शन इज रिड्यूस्ड टू 1/6 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। इफ द गैल्वेनोमीटर इज फर्दर शंटेड विद द रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम द डिफ्लेक्शन। तो पहला केस है इनिशियल केस क्या बनेगा, यहां पर दिया हुआ है आई जी अपॉन आई इक्वल्स टू होता है एस अपॉन जी प्लस एस। तो आई जी अपॉन आई जो है उसकी वैल्यू दी हुई है 1/6, डिफ्लेक्शन आ रहा है तो ये कितना दिया हुआ है 1/6, और एस जो है उसकी वैल्यू वो है 5, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन जी प्लस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा जी प्लस 5 और ये बन जाएगा 30। तो यहाँ से G की वैल्यू आ जाएगी 25, यानी कि गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 25 है। इसको वापस से शंटिंग की जाती है इसकी, है ना। तो सेकंड केस में इक्विवेलेंट शंट बनेगा एस इक्विवेलेंट, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि शंटिंग होगी तो पैरेलल में लगेगा, पैरेलल पहले ही 5 का था, 5 के पैरेलल में एक और लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 × 1 अपॉन 5 + 1, तो ये हो जाएगा 5/6। वापस से वही फॉर्मूला यूज करना है, तो आई जी प्राइम अपॉन आई इक्वल्स टू ये हो जाएगा एस इक्विवेलेंट अपॉन जी, एस इक्विवेलेंट प्लस जी। तो एस इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई 5/6, ये हो जाएगा 25 + 5/6। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 1/31। तो आंसर क्या आ जाएगा 1/31, यानी कि रिड्यूस हो जाएगा डिफ्लेक्शन 1/31 से। तो ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमें बोला गया रेडबर्ग कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोजन RH एंड हीलियम RH आर रिलेटेड टू। तो फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम हमारे पास जो रेडबर्ग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, अगर मास को हम इनफाइनाइट ना ले तो m + me और ये Z²। तो अगर मैं हाइड्रोजन एटम के लिए बात करूं तो फॉर H2 Z जो है उसकी वैल्यू हो गई 1, तो यहाँ से RH जो है वो हो जाएगा R इनफाइनाइट, ये हो जाएगा MH अपॉन MH + Me और ये 1²। और फॉर हीलियम के लिए हो जाएगा RHE और ये R इनफाइनाइट तो रहेगा ही, ये हो जाएगा मास ऑफ हीलियम अपॉन मास ऑफ हीलियम प्लस Me, ये हो जाएगा। तो हमें अब यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि जो मास है हीलियम का वो ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। तो जो RHE है वो ज़्यादा होगा हीलियम का किसके कंपैरिजन में, RH के कंपैरिजन में। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है एन आइडियल करंट एम्पलीफायर शुड हैव। आइडियल करंट एम्पलीफायर के लिए इनपुट रेजिस्टेंस 0 होता है, यानी कि करंट मैक्सिमम होती है, और आउटपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, यानी कि जो करंट है आउटपुट करंट वो कांस्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट है फॉर अ ट्रांजिस्टर द नॉर्मल कलेक्टर वोल्टेज इज 12 वोल्ट, इफ इट इज फाउंड टू बी 28+ वोल्ट द ट्रबल कुड बी। तो हमारे पास जो VC का फॉर्मूला होता है वो होता है VCC - IRC, ये फॉर्मूला होता है। यदि जो कलेक्टर वोल्टेज है उसको राइज किया जाए, है ना, तो यदि जो कलेक्टर वोल्टेज है उसको राइज किया जाए, VCC को राइज किया जाए और राइज करके उसको 28 वोल्ट तक ले जाया जाए, तो जो कलेक्टर करंट है वो क्या हो जाएगी, बहुत स्मॉल हो जाएगी। देन IC जो है वो वेरी स्मॉल हो जाएगी। IC की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, और अबाउट किसके पहुंच जाएगी, 0 के अबाउट पहुंच जाएगी। तो ये ट्रांजिस्टर कट ऑफ की सिचुएशन आ गई। तो यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है वो किसकी कंडीशन बन गई, कट ऑफ। तो ट्रांजिस्टर कट ऑफ हो गया है, इसका मतलब है कि जो RE है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है एम्पलीफायर शुड हैव। एम्पलीफायर के लिए जो क्वेश्चन है इसमें हमें पूछा गया एम्पलीफायर शुड हैव। तो एम्पलीफायर की जो फीडेबिलिटी है वो हाई होनी चाहिए, नॉइज नो होना चाहिए और स्टेबल ऑपरेशन होना चाहिए, यानी कि चारों के चारों सही आंसर। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ आए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।